सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th वोकेशनल एजुकेशन की न्यू बुक जिसका नाम है सोलनेशियस क्रॉप कल्टीवेशन। इस कंप्लीट सीरीज में हम यूनिट 1 से लेके लास्ट यूनिट तक पूरी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। हर एक लाइन को सिंपल हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझने वाले हैं। डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग को भी जानेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और एग्जाम और आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं हर एक चीज को कवर करेंगे। तो अपनी एनसीईआरटी, नोटबुक और पेन रेडी रखिए, साथ में लेकर बैठिए। चलिए शुरू करते हैं आपका यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर। Horticulture is a science as well as art of production, utilization and improvement of horticultural crops. Horticulture विज्ञान भी है, विज्ञान के साथ साथ एक कला भी है। पहले कला समझते हैं। कला है प्रोडक्शन करने की, यूटिलाइज करने की और इम्प्रूव करने की। किसको? हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स को। और साथ ही साथ विज्ञान भी है। अब विज्ञान आप पूछेंगे कैसे है, तो होता क्या है कि विज्ञान में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं ताकि हम डेवलपमेंट कर सकें, है ना। तो हॉर्टिकल्चर में भी ऐसी ही बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज होती हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं। तो उसी रीजन की वजह से हम हॉर्टिकल्चर को साइंस भी कहते हैं और साइंस के साथ साथ आर्ट भी कहते हैं। आर्ट ऑफ प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट। और ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जिनके साथ हम ये सब करते हैं वो क्या क्या हो सकती है? वो हो सकती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कुछ फल और सब्जियां, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, है ना। स्पाइसेस आपको पता होगा, कॉन्डिमेंट्स भी वही चीजें होती हैं जो कि आपके खाने में फ्लेवर ऐड करती हैं, उसे हम कॉन्डिमेंट्स कहते हैं। ऑर्नामेंट जो खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होती है, प्लांटेशन, मेडिसिन और एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है खुशबू, जैसे कि रोज। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स रिक्वायर इंटेंस केयर इन प्लांटिंग। प्लांटिंग के दौरान हॉर्टिकल्चर क्रॉप को बहुत ज़्यादा इंटेंस केयर की ज़रूरत होती है। कैरिंग आउट इंटरकल्चरल ऑपरेशन, जिसके लिए हमें इंटरकल्चरल ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। इंटरकल्चरल ऑपरेशंस का मतलब होता है कि हार्वेस्टिंग से पहले एक फार्मर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, जिसमें हम वीड को हटाना, जो प्लांट के आसपास आपके डिजायर्ड क्रॉप के आसपास अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाते हैं उसे हटाना, फर्टिलाइजर ऐड करना, ये सब ऐड होता है। ये सब चीजें हम इंक्लूड करते हैं। और क्या क्या कैरी आउट करना पड़ता है? मैनिपुलेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की जो मैनिपुलेशन है उसे भी हमें देखना पड़ता है कि हम ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा कर पाए, कैसे हम अच्छी हार्वेस्ट कर पाए, इसका ख्याल रखना पड़ता है। पैकेजिंग कैसे करेंगे, फिर पैकेजिंग करने के बाद मार्केटिंग कैसे करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे, प्रोसेस कैसे करेंगे आगे, है ना। जैसे हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल फ्रूट्स बनाते हो, फ्रूट्स एज अ क्रॉप उगाते हो। अब आप चाहते हैं कि उसको आगे हम थोड़ा प्रोसेस कर दें, तो आप उसका जैम बनाएंगे, है ना। तो कैसे वो चीजें बनानी है, ये सब हॉर्टिकल्चर के अंडर आएगा और इस चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट एंड वेजिटेबल का। In India, about 55 to 60% of the total population depends upon agriculture and allied activities. हमारे देश में लगभग 55 से 60% की पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पे और एग्रीकल्चर से ही जुड़ी एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज पे आज भी डिपेंड करती है। Horticultural crops constitute a significant proportion of the total agriculture produce in India. जितना भी टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे इंडिया में है, उस टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन है। मान लें ये पूरा एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इंडिया का, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का काफी बड़ा पोर्शन हॉर्टिकल्चरल के क्रॉप्स होते हैं। ओके, चलिए। दे कवर वाइड कल्टीवेशन एरिया, बहुत बड़ा एक कल्टीवेशन एरिया वो एक्वायर करती हैं। मतलब पूरे जितने भी आपके एग्रीकल्चर क्रॉप्स को दिया गया एरिया है हमारी कंट्री में, उस पूरे एरिया में से जो क्रॉप्स हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है ना, वो बहुत एक बड़ा वाइड एरिया कंट्रीब्यूट करती हैं। एंड 28% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और लगभग 28% जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो हमारे देश की आय है, वो 28% सिर्फ हॉर्टिकल्चर के क्रॉप से आती है। आगे देखते हैं। दीज क्रॉप्स अकाउंट फॉर
37% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज फ्रॉम इंडिया। जितनी भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जो इंडिया से एक्सपोर्ट होती हैं, एक्सपोर्ट मतलब हमारे देश से बाहर जाना, एक्स हो जाना, बाहर निकल जाना, है ना। तो हमारे देश से जितनी भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज बाहर जाती हैं उसमें से 37% क्रॉप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती हैं। ओके, ये बहुत जरूरी है। 28% जीडीपी, 37% एक्सपोर्ट। आगे देखते हैं सेशन 1, हॉर्टिकल्चर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। हॉर्टिकल्चर डिराइव किया गया है दो लैटिन वर्ड से। पहला है हॉर्टस, जिसका मतलब होता है गार्डन, और दूसरा है कल्चरा, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन। हॉर्टस एंड कल्चरा, पहले का मतलब हो गया गार्डन, दूसरे का मतलब होगा कल्टीवेशन। इट रेफर्स टू क्रॉप कल्टीवेटेड इन एन एनक्लोजर, एक बंद जगह पे। एनक्लोजर का मतलब होता है बंद जगह पे, ठीक है, जो चारों ओर से कवर होता है ना। तो ऐसी क्रॉप जो इंक्लोजर में उगाई जाती है, कल्टीवेट की जाती है, उसे हम गार्डन कल्टीवेशन कहते हैं, ठीक है। गार्डन कल्टीवेशन अपने आप में मतलब हो गया हॉर्टिकल्चर। आप ऐसा मत समझना बेटा कि हॉर्टिकल्चर के जो क्रॉप्स होते हैं वो हम बंद दरवाजे में उगाते हैं, ऐसा नहीं है। बट इंक्लोजर से यहाँ एनसीईआरटी ये कहना चाहती है कि बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, रिस्ट्रिक्ट करते हुए, बहुत एक होता है ना, एक फोकस के साथ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लाइमेट बहुत बढ़िया रखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद पानी का बहुत अच्छी फैसिलिटी रखनी पड़ेगी। हर एक डायरेक्शन से आपको सोचना पड़ता है। इसे कहते हैं हम इनक्लोजर व्यू रखना, कि हर एक चीज का आपको व्यू रखना पड़ता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को उगाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के। हॉर्टिकल्चर क्रॉप परफॉर्म अ वाइटल रोल इन द इंडियन इकोनॉमी बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। हॉर्टिकल्चर जो भी क्रॉप्स हमारे पास हैं वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं इंडियन इकोनॉमी में। कैसे? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, काफ़ी सारी इंडस्ट्री को, काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी देती हैं टू वेरियस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, है ना, यहाँ लिखा है प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू वेरियस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड हायर फार्म प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू हायर प्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्शन होने की वजह से जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं ये फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं अगर फार्मर इसे उगाते हैं। एंड एक्सपोर्ट अर्निंग फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज, और साथ ही साथ जब हम फॉरेन में इसे बेचते हैं, बाहर की कंट्रीज में बेचते हैं, तो वहां से भी हमें एक्सपोर्ट की अर्निंग आती है ना। कितनी इंपॉर्टेंट है ये और कितनी यूजफुल है हमारे लिए। आगे देखते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर अ सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इन फार्म प्रोड्यूस एंड डाइट। हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स हैं वो बहुत एक बढ़िया वेराइटी हमें देती है एज अ फार्म प्रोड्यूस, है ना, जो हम खा सकते हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होंगी, हम हेल्दी रह पाएंगे हर एक चीज के लिए। आगे है दे आर अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल, फ्लेवर, एरोमा, डाइटरी फाइबर एक्सेट्रा। इन सब चीजों के लिए भी बहुत जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स के लिए, विटामिन, मिनरल, इन सब चीजों के लिए। दे कंटेन हेल्थ बेनिफिटिंग कंपाउंड एंड मेडिसिन। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में कुछ हेल्थ को बेनिफिट देने वाली चीजें भी प्रेजेंट होती हैं और कुछ मेडिसिन भी होती हैं। दीज क्रॉप हैव एस्थेटिक वैल्यू, इनकी एस्थेटिक वैल्यू भी है, और प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और साथ ही इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करती हैं। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द कंपेरेटिव प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इज हायर देन फील्ड क्रॉप। मान लें ये आपके पास फील्ड है दो, सेम जगह है, ये सेम एरिया है दोनों का, थोड़ा एक बड़ा बन गया एक छोटा बन गया, पर ऐसा मान लें कि दोनों के पास सेम एरिया है। इस एरिया में अगर आप नॉर्मल एग्रीकल्चर क्रॉप्स उगाएंगे और इस एरिया में अगर आप हॉर्टिकल्चर वाली क्रॉप्स उगाएंगे, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जहां पे आप उगा रहे हैं वहां पे आपको ज्यादा ईल्ड मिलेगी, और जहां पे आप नॉर्मल एग्रीकल्चर क्रॉप्स उगा रहे हैं वहां पे आपको कम ईल्ड मिलेगी। यही बात यहाँ बताई गई है कि कंपेरेटिव प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, एक जितने ही एरिया में अगर हम दोनों को मान लें एक बराबर एरिया दें, तो जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है ना वो ज्यादा हमारा यील्ड देती हैं, ज्यादा हमारा फल देती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल फील्ड क्रॉप्स, है ना। जैसे कि पेडी क्रॉप की बात करते हैं, पेडी का मतलब होता है चावल की जो खेती होती है। पेडी क्रॉप गिव्स अ मैक्सिमम यील्ड ऑफ ओनली 30 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। वाइल बनाना जो एक हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है वो देती है 300 से
450 क्विंटल पर हेक्टेयर, जो बहुत ज्यादा है। ग्रेप्स है, ये 90 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर देती हैं। और आप बात करें यहाँ पे राइस की, पैडी, जो कि सिर्फ 30 देती है, बहुत कम है। और ग्रेप्स और बनाना तो देखिए कितने ज्यादा है। आगे देखते हैं, फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स कैन बी कल्टिवेटेड इन प्लेसेस वेयर द स्लोप ऑफ लैंड इज अनइवन और अनडिलेटिंग। ठीक है, अनडिलेटिंग का मतलब होता है ऐसा, ये जो अंडुलेटिंग वर्ड है इसका मतलब होता है ऐसा वेवी वेवी होना, या ऐसा स्लोप होना जो उबड़ खाबड़ होता है वैसे, है ना, उसे हम अंडुलेटिंग कहते हैं। तो क्या है कि फ्रूट और जो प्लांटेशन क्रॉप्स है ना, जो ये कुछ क्रॉप्स हैं हॉर्टिकल्चर की, जो हमारी क्रॉप्स हैं, ये इन तरह की जगहों पे भी उगाई जा सकती हैं जहां पे लैंड एरिया जो है वो अंडुलेटिंग है, अनइवन है, ऐसे उबड़ खाबड़ है, वहां पे भी आप इन्हें उगा सकते हैं, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंगो और कैश्यू नट्स आर कल्टिवेटेड इन अ लार्ज स्केल इन हिली एंड हिल बैक एरियाज ऑफ कोंकण रीजन। अब जो मैंगो है और कैश्यू नट है वो ऐसे ही कुछ रीजन में हिली एरियाज में भी उगाया जा सकता है, जो कि कुछ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोंकण रीजन का एग्जाम्पल दिया गया है, मैं आपको आगे बताती हूँ इसका। ये देखिए, इंडिया का ये वाला जो पोर्शन है ना, इसे हम कोंकण रीजन बोलते हैं। और ये कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा स्लोप है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे 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 देखिए, पहाड़ है ये बिल्कुल। तो आप ये मानिए कि हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स हैं हम उनको इधर पहाड़ में भी ऐसे पेड़ उगा सकते हैं उसका, इतना आसान है ये। ओके, आगे समझते हैं, ये कोंकण रीजन के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए, ये भी हमने देख लिया। द क्रॉप आर यूजफुल फॉर कल्टिवेशन इन वेस्टलैंड और पुअर क्वालिटी सॉइल। ये कुछ क्रॉप्स, कुछ जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स हैं वो इतनी अच्छी हैं, इतना ब्रिलियंट है उन्हें लगाना, कि जो वेस्ट लैंड होती है ना, जो बिल्कुल पुअर क्वालिटी की सॉइल है, वो उनमें भी लग जाती हैं। तो कितनी हेल्पफुल है वो चीजें हमारे लिए, है ना। तो अगर हम उसे एज अ वोकेशन अभी समझ रहे हैं और कल को हम उसको एज अ बिजनेस भी करेंगे, तो बहुत फायदेमंद बिजनेस है वो एक तरह से हमारे लिए। आगे देखते हैं, सच क्रॉप आर ऑफ हाई वैल्यू, बहुत हाई वैल्यू की क्रॉप होती है ये, और लेबर इंटेंसिव एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर। लेबर इंटेंसिव, बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है। इंटेंसिव, बहुत इंटेंस, मतलब बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है इनमें, बहुत ज्यादा वर्क होता है इसमें, केयर होता है, एफर्ट होता है, उसे हम इंटेंसिव कहते हैं, इंटेंसिव क्रॉप कहते हैं। लेबर इंटेंसिव का मतलब हो ना, लेबर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। इस वजह से ये एम्प्लॉयमेंट जब भी जनरेट करता है और थ्रू आउट द ईयर करता है, पूरे साल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है हमें। ओके, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस सर्व एज रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए हॉर्टिकल्चर का जो प्रोड्यूस है वो एक रॉ मटेरियल की तरह काम आता है। जैसे कि वो हो सकती है प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, परफ्यूम, परफ्यूम जो मतलब आप खुशबू लगाते हैं, परफ्यूम्स वगैरह लगाते हैं उसके लिए, कॉस्मेटिक्स, है ना, मेकअप वगैरह जो सामान यूज करते हैं, केमिकल्स, कन्फेक्शनरी, ऑयल पेंट्स, इन सब इंडस्ट्रीज के लिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कुछ प्रोड्यूस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं, दे हैव नेशनल एंड इंटरनेशनल डिमांड। इनकी नेशन में भी डिमांड है, हमारी कंट्री में भी डिमांड है, और कंट्री से बाहर भी बहुत ज्यादा डिमांड है। एंड आर गुड सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन में भी हम इन्हें एक्सचेंज करते हैं, फॉरेन में भी हम इन्हें बेचते हैं, हमें बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। अब आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मैंगो, है ना, मैंगो आपको पता है इंडिया में उसकी कितनी डिमांड है, बाहर भी है, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है काफी कंट्रीज में मैंगो, है ना। तो ऑब्वियसली आप बात कह सकते हैं कि नेशन में तो डिमांड है ही है, इंटरनेशनली भी डिमांड है। इंडिया के मैंगोज बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, है ना। और डिफरेंट कंट्रीज में जब जाते हैं तो उसके बदले हम ऐसे फ्री में थोड़ी देते हैं बाकी कंट्रीज को, हम उनसे पैसा लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी डेवलपमेंट कर पाते हैं, हर चीज का ख्याल रख पाते हैं। तो वो फॉरेन एक्सचेंज में भी हमारी काफी ज्यादा मदद करता है ना। तो आप फॉरेन एक्सचेंज से ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस ये हो सकता है अगर आप इसे करना चाहें तो। ओके, बाकी हार्डवर्क तो करना पड़ता है, आप स्टडीज में करेंगे चाहे आप बिजनेस में करेंगे। अभी आप पढ़ाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग में कंसेप्ट बनाएंगे कि हाँ अच्छा ऐसा होता है, हॉर्टिकल्चर ऐसा हो सकता है, कल को आप हॉर्टिकल्चर की स्टडी करेंगे, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया। आज का प्रेजेंट स्टेटस हॉर्टिकल्चर क्रॉप का इंडिया में क्या है। अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 16 से 17 के लिए
जो हमारी कंट्री की जो सरकार है उन्होंने जो डेटा प्रोवाइड किया उसके हिसाब से हम बात करेंगे। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया आर बीइंग कल्टिवेटेड इन 24 मिलियन हेक्टेयर्स। 24 मिलियन हेक्टेयर्स के एरिया में हॉर्टिकल्चर क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है, विच इज अबाउट 7% ऑफ इंडियाज टोटल क्रॉप्ड एरिया। जितना भी हमारे इंडिया में क्रॉप्ड एरिया है जहां पे खेती बाड़ी होती है उसका वो 7% है ना। तो 7% एरिया ये 24 मिलियन हेक्टेयर है, मतलब पूरा एरिया जितना भी क्रॉप किया जाता है उसका 7% ये एरिया है हमारा जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स के लिए यूज होता है। द एनुअल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस the annual horticulture produce is estimated around 295 million tons। इतना ज्यादा 295 मिलियन टन्स है लगभग, जो एनुअल वार्षिक साल के एंड तक पूरे एक साल में जितना भी हमारा हॉर्टिकल्चर का प्रोड्यूस होता है वो लगभग इतना है, जिसमें कि आता है 175 मिलियन टन्स ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, 175 मिलियन, इसमें 175 मिलियन नहीं 175 मिलियन टन्स ऑफ वेजिटेबल आती है, और 92 मिलियन टन्स ऑफ फ्रूट्स आते हैं। कितना बड़ा है ये, है ना। आगे देखते हैं, इन 2016 और 17 के लिए हमने देखा। अब बात करते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओकरा, भिंडी। भिंडी को ओकरा बोलते हैं, लेडी फिंगर को। और लेडी फिंगर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हमारा अपना भारत है। अमंग वेजिटेबल, सब्जियों के मामले में इंडिया रैंक सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो। सेकंड होता है इंडिया, सेकंड होता है इंडिया का रैंक पोटैटो के लिए, अनियन के लिए, कॉलीफ्लावर के लिए, ब्रिंजल के लिए और कैबेज के लिए, ये याद रखना है। अमंग वेजिटेबल इंडिया रैंक सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, अनियन, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल एंड कैबेज। क्या रैंक है इसमें इंडिया का? इंडिया रैंक सेकंड। फ्रूट के मामले में देख लेते हैं, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना, मैंगो, गुआवा, लेमन एंड पपाया। फ्रूट्स के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये इन फ्रूट्स का। कौन है? इंडिया, हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत। मैंगो, वॉलनट, ग्रेप्स, बनाना एंड पोमोग्रेनेट आर द मेजर फ्रूट एक्सपोर्टेड। एक्सपोर्टेड इंडिया से बाहर जाते हैं जो फ्रूट्स, कौन कौन से हैं? मैंगो, वॉलनट, ग्रेप्स, बनाना, पोमोग्रेनेट, ये वो बड़े बड़े फ्रूट्स हैं, मेजर फ्रूट्स हैं ये, मतलब मेजोरिटी में ये फ्रूट्स हमारे बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। वाइल अनियन, ओकरा, बिटर गोर्ड, ग्रीन चिली, मशरूम एंड पोटैटो हैव मोर एक्सोटिक डिमांड। इनकी ज्यादा सी एक्सोटिक डिमांड है, इनको बहुत ही ब्यूटिफिकेशन के लिए या बड़ी बड़े रेस्टोरेंट्स में या उस तरह से कहते हैं ना, एक लग्जरी आइटम की तरह यूज किया जाता है। और हमारे इंडिया में भी इसकी अपने आप में बहुत ज्यादा डिमांड है। किन किन की? अनियन, ओकरा, बिटर गार्ड, ग्रीन चिली, मशरूम एंड पोटैटो हैव मोर एक्सोटिक डिमांड। इंडिया में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है ना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर मोस्टली एक्सपोर्टेड टू द यूएई। जितने भी फल और सब्जियां यहाँ उगाई जाती हैं वो ज्यादातर एक्सपोर्ट की जाती हैं यूनाइटेड अरब में, बांग्लादेश में, मलेशिया में, नीदरलैंड्स में, श्रीलंका में, नेपाल में, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरेबिया में, ये सारी कंट्रीज में। अब बात करते हैं टेबल 1.1 के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं और उनके क्या क्या रीजन है कि किस किस जगह पे वो उगाई जाती हैं। हरियाणा से शुरू करेंगे हम, नदरन जगहों में, मतलब नदर स्टेट से शुरू करते हैं तो हरियाणा आता है। हरियाणा से हम पहला अपना लेते हैं बॉटल गॉर्ड, लौकी को बॉटल गॉर्ड कहते हैं, मारीगोल्ड। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, एप्पल, पोटैटो। जम्मू कश्मीर में एप्पल बहुत ज्यादा होता है, एप्पल बहुत फेमस है जम्मू कश्मीर का, हिमाचल का भी बहुत फेमस है। पंजाब में सिट्रस फ्रूट बहुत ज्यादा लगते हैं, जो खट्टे होते हैं ना, मतलब वो जो फ्रूट्स हैं वो पंजाब में बहुत ज्यादा लगते हैं। आप ऐसा याद रख सकते हो कि पंजाबी लोग खट्टे होते हैं, मतलब ऐसा, मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि बुरा मत मानना कोई अगर पंजाबी सुन रहा हो तो, मैं सिर्फ ऐसे याद करने के लिए बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। ये तो याद रह जाता है ना कि एप्पल वगैरह ये ऊपर लगते हैं हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में सिट्रस इसका हो जाता है। उत्तराखंड का वहां पे बहुत ज्यादा जमीन साफ सुथरी है तो जमीन के अंदर पोटैटो लगता है ना, तो उससे याद रह जाएगा पोटैटो। ऐसे ही याद रखना इतना जरूरी नहीं है, बस आपको एक बार ओवरव्यू सा लेना है। और ये याद होना चाहिए क्योंकि ये ना थोड़ा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जब आप तैयारी करते हैं तो ये बहुत फेमस से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर नोन फॉर एप्पल
कल्टीवेशन है ना, एप्पल कल्टीवेशन वहाँ बहुत ज्यादा होता है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड पोटैटो हमने ये देख लिया। उत्तर प्रदेश मैंगो, बनाना, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, वाटरमेलन, बॉटल गार्ड, जैस्मिन, बॉटल गार्ड मैंने बताया लौकी को कहते हैं। ओके, राजस्थान पोमोग्रेनेट, अनियन, जैस्मिन, ट्यूबरोज, ये सारे राजस्थान में होते हैं। ट्यूबरोज का मैं आपको इमेज बताती हूँ, ट्यूबरोज कैसा होता है। ये होता है ट्यूबरोज, ये देखो, ये है फ्लावर, ट्यूबरोज का फ्लावर। ओके, आगे देखते हैं वेस्टर्न में, वेस्टर्न देखते हैं हम, चलिए। छत्तीसगढ़ बॉटल गार्ड लगता है, रोज लगता है। गोवा में कोकोनट, गोवा आपने देखा होगा, गोवा लोग बीच पे जाते हैं, आपने वीडियोस फोटोज वगैरह देखी हो, गोवा से कोकोनट वाटर पी रहे होते हैं वहां पे, है ना, तो गोवा से आप कोकोनट याद रख सकते हैं। कैश्यू नट, अरीका नट, ये जो मेन मेन वर्ड्स है ना, इनके मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ फोटोज या वैसे एक्सप्लेन करके। बाकी मुझे लगता है कोकोनट क्या होता है, रोज क्या होता है, ये सब के बारे में तो आपको पता रहता है। अरीका नट एक ऐसी चीज है जो शायद आपको नहीं पता हो, तो ये है अरीका नट, इसका नाम है अरीका नट। ठीक है, सुपारी कहते हैं इसे हिंदी में, अरीका नट। ओके, आगे देखते हैं, गुजरात में बनाना, पपाया, सपोटा, सपोटा चीकू को सपोटा कहते हैं। ओके, पोमोग्रेनेट, पोटैटो, अनियन, टमाटो, रोज, मैरीगोल्ड, इन सब के नाम आपको पता होते हैं, तो इसके बारे में आपको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। महाराष्ट्र में मैंगो, बनाना, ग्रेप, सिट्रस फ्रूट, सपोटा, सपोटा फिर चीकू को कहते हैं। पोमोग्रेनेट है ना, चिली, मिर्च, चिली है ना। अनियन, रोज, क्राइजेंथेमम, ये भी एक नया सा वर्ड आया, ये भी आपको लग रहा होगा कुछ अजीब सा ही वर्ड है ये। तो ये होता है क्राइजेंथेमम, इसे, ये वाला फ्लावर, लिख देते हैं इसका नाम, CHRYSANTHEMUM, क्राइजेंथेमम। ओके, इसका नाम है क्राइजेंथेमम। देख लिया आपने। ट्यूबरोज, ट्यूबरोज मैंने बताया कैसा होता है। मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड बहुत कॉमन सा है ये फ्लावर, है ना। मध्य प्रदेश में सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन, ऑरेंज, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स। पपाया, पोमोग्रेनेट, चिली, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अनियन, बॉटल गार्ड, टमाटो, क्राइजेंथेमम फिर आ गया यहाँ पे, मैंने बता दिया क्राइजेंथेमम। मारीगोल्ड, मैं सिर्फ वो करी हूँ जो जो बहुत मुश्किल मुश्किल है ना, जो मुझे लगता है कि शायद आपको इनके बारे में नहीं पता होगा वो क्या होते हैं, मैं उनका आपको बता रही हूँ मेजरली, है ना। साउथ में देखते हैं, ये हमने देख लिया यहाँ तक। साउथ में देखते हैं, आंध्र प्रदेश मैंगो, बनाना, ग्रेप, सिट्रस फ्रूट्स, पपाया, सपोटा, पोमोग्रेनेट, कोकोनट, चिली, वाटरमेलन, टमाटो, जेसमिन, ट्यूबरोज, मैरीगोल्ड। आपको याद नहीं रखना है ये सब, बस आपको एक बार थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे फ्रूट्स वहां ग्रो होते हैं। कर्नाटका में मैंगो, कर्नाटका में ना मैंगो बहुत फेमस है, मतलब वहां पे मैंगो बहुत ज्यादा लगते हैं। आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटका में भी बहुत ज्यादा, मतलब आप ऐसा समझ लें कि वहां पे ना अलग से फॉरेस्ट होते हैं जो सिर्फ मैंगो की ही कल्टीवेशन होती है, जहाँ पे इतने बड़े बड़े, आप समझ सकते हैं। ओके, और बनाना, ग्रेप्स, पपाया, सपोटा, कोकोनट, चिली, ये सारी वहां पे ग्रो होती है। केरला में बनाना, कोकोनट, स्वीट पोटैटो, क्राइजेंथेमम, जास्मिन। चलिए आगे देखते हैं, ये मैंने बता दिया ट्यूबरोज, अरीका नट, और ये है क्राइजेंथेमम। आगे देखते हैं, तमिलनाडु बनाना, पपाया, सपोटा, कोकोनट, क्राइजेंथेमम, जैस्मिन, ट्यूबरोज। तेलंगाना का भी देखते हैं, मैंगो, सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटो। अब ईस्टर्न में आ जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना। यहाँ पे याद रखिए, आपने देखा भी होगा, बहुत कॉमन है, वहां पे कोकोनट वाटर बहुत पीते हैं लोग, कोकोनट। बिहार में मैंगो, चिली, पोटैटो, अनियन, ये सब उगाया जाता है। वेस्ट बंगाल में कोकोनट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, वाटरमेलन, रोज, मैरीगोल्ड, ये सब होता है। उड़ीसा में कोकोनट होता है, स्वीट पोटैटो होता है, वाटरमेलन होता है, बॉटल गार्ड होता है। ओके, अरुणाचल प्रदेश में टर्मरिक, जिंजर। असम में बनाना, पपाया, पोमोग्रेनेट, कोकोनट, ट्यूबरोज। मेघालय में पपाया, अरीका नट, जिंजर। सिक्किम में जिंजर। त्रिपुरा में पपाया, अरीका नट, टर्मरिक, है ना। याद नहीं करना था, बिल्कुल भी याद नहीं करना था। दो तीन चीजें जो मैंने बताई, अगर आप याद कर सकते हैं तो उन्हें करिए, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव जब आप देते हैं +1 +2 में, जब आप तैयारी करते हैं अपने एनडीए की, फिर आप +2 के बाद एनडीए का एग्जाम देते हैं या और कुछ एग्जाम्स देते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। पर याद तो बिल्कुल करना ही नहीं है बेटा, आपने बस देख लिया काफी है। ओके, बस आपने देखना था, दैट्स इट। आगे देखते हैं, ये सोर्स क्या था,
ये सोर्स था हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2017 में ये रिपोर्ट आई थी कि ऐसा ऐसा ये होते हैं वहाँ पे क्रॉप्स इंपॉर्टेंट, और ये हमने देख लिया। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब बात करते हैं प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया। देखते हैं जी, इसको भी समझते हैं। डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस इन इंडिया, बहुत सारी जो डिफरेंट एग्रीकल्चर के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं इंडिया में, है ना, हर एक जगह आपको पता होगा बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको देखने को मिल जाती है, डाइवर्स देखने को मिल जाती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। वो इंश्योर करती हैं द प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। वो ये इंश्योर करती हैं कि बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स वहां उगाए जा सके, वेजिटेबल उगाई जा सके, मेडिसिनल प्लांट्स उगाए जा सके, और वो भी डिफरेंट पार्ट में, क्योंकि डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट क्लाइमेट है ना, तो डिफरेंट क्लाइमेट में हम डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिनल प्लांट्स ये सब उगा सकते हैं। ओके, अब ये है हेल्थ कॉन्शियसनेस अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग। ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, ठीक है। हेल्थ कॉन्शियसनेस, लोग आजकल अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने लगे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज वेजिटेरियन। ज्यादातर जो पॉपुलेशन इंडिया में है अब वो वेजिटेरियन है, वो फल सब्जियां खाती है, नॉनवेज नहीं खाती है। एज अ रिजल्ट द डिमांड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इज ऑल्सो हाई। तो इसी चीज की वजह से फ्रूट और वेजिटेबल की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं और हेल्थ कॉन्शियस भी होते जा रहे हैं। As a result, the demand of fruit and vegetable is also high. The production of horticulture commodities is far less as compared to the existing demand in the country. अभी तक जो प्रोडक्शन हमारी हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज की हो रही है ना, वो फार लेस, वो बहुत ही लेस है एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग डिमांड इन द कंट्री। जितनी डिमांड हमारी कंट्री में है, उस डिमांड के हिसाब से हमारी प्रोडक्शन उतनी ज्यादा अभी नहीं हो रही है। प्रोडक्शन बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये आपके लिए एक पॉइंट है याद करने के लिए कि डिमांड बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत कम है। तो कल को चल के आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप भी हॉर्टिकल्चर की स्टडी कर सकते हैं, है ना, ताकि आप भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए हर एक चीज के लिए। ओके, आगे बात करते हैं। सो देयर इज अ वास्ट स्कोप ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोप है। अब आप बहुत ज्यादा स्कोप आपके पास अवेलेबल है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स से रिलेटेड, आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर एज अ ब्रांच में आप वर्क कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। मेजर एरियाज इन द कंट्री आर सुटेबल ओनली फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक मैंगो, टी, कोकोनट, अरीका नट, as they are non-arable, rocky, stony, marshy, undulated and sloping. अब क्या है ना, इंडिया के ज्यादातर जो एरियाज हैं वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप जैसे कि मैंगो, टी, चाय, है ना, कोकोनट, अरीका नट, इनके लिए सूटेबल है। क्यों सूटेबल है? क्योंकि पहली बात तो वो एरिया थोड़े रॉकी हैं, चट्टान वाले हैं, बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं हो है, वो एक तरह से स्लोपी हैं, है ना, उबड़ खाबड़ से एरियाज हैं। तो ऐसे एरियाज में ना आप पैडी वगैरह, राइस, धान, इनकी खेती नहीं कर पाते हो, बहुत मुश्किल होता है, मतलब मुश्किल क्या, होता ही नहीं है। बट वहीं अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, तो उन्हें उगाना बहुत आसान हो जाता है। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटीज, जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं, है ना, इंक्रीज हुआ है उसमें। बट देर आर क्रॉप्स विच इवन विद लिटिल वाटरिंग कैन सर्वाइव। इरिगेशन की फैसिलिटीज तो इंक्रीज हुई हैं, हम मानते हैं, बट फिर भी कुछ ऐसी क्रॉप आज भी हमारे पास अवेलेबल हैं हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, जिनको बहुत ही कम पानी की जरूरत है और बहुत ही कम पानी में वो सर्वाइव कर सकती हैं। ओके, एक मिनट, हाँ। वन ओनली नीड्स टू इंश्योर एडिक्वेट वाटर मैनेजमेंट, मतलब कि आपको सिर्फ किस तरह से वाटर को मैनेज करना है ये आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप अच्छा वाटर मैनेजमेंट कर लेते हैं तो बिल्कुल कम पानी में, बिल्कुल मिनिमल पानी में भी आप अपने प्लांट को बहुत अच्छी तरह से उगा सकते हैं और उसे फ्रूट भी ले सकते हैं। सम ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लाइक जामुन, बेर, टेमरिंड, वुड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, रामफल एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन ऑन रेन फेड लैंड ऑल्सो। जो ये कुछ आपको बताए गए हैं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जैसे कि जामुन, बेर, टेमरिंड एक्सेट्रा, ये सारे
इतने अच्छे हैं कि इनको अगर आप रेन फेड लैंड में भी लगाएं तब भी ये ग्रो कर जाएंगे। रेन फेड का मतलब होता है जो सिर्फ बारिश के पानी से ही उनका गुजारा चल रहा होता है, उनको हम पानी नहीं देते या हमें पानी मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही जो आसमान से बारिश गिरती है उसके हिसाब से रेन फेड, रेन ही उन्हें फेड कर लेती है। ओके, कंपेयर टू अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर लेबर एंड अदर एग्रीकल्चर इनपुट आर फार चीपर। हमारी कंट्री में बहुत चीप लेबर अवेलेबल है, एग्रीकल्चर लेबर एंड अदर एग्रीकल्चर इनपुट, जो भी हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड मान लो मजदूर चाहिए है ना, ये काम करने के लिए लोग चाहिए, वो बहुत चीप लेबर हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। और उसके साथ साथ बहुत अच्छी हमारे पास मशीन्स भी हैं जो इतनी महंगी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, जो हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, एंड इजीली, क्या लिखा है आगे, अवेलेबल हेयर, बहुत इजीली अवेलेबल भी हो जाती है, इजीली हमें मिल जाते हैं। विच रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है और मोर प्रॉफिट जनरेट होता है। हाई रिटर्न कपल्ड विद गवर्नमेंट असिस्टेंस, जो हाई रिटर्न है ना, अगर उससे कपल किया जाए गवर्नमेंट असिस्टेंस से, गवर्नमेंट अगर असिस्टेंस दे, सपोर्ट दे वेरियस स्कीम्स के थ्रू वेरियस स्कीम्स एंड फाइनेंशियल एड, थोड़ी बहुत फाइनेंशियली भी मदद करे अगर सरकार है ना, और कुछ अच्छी स्कीम्स लेकर के आए, तो हमारा हाई रिटर्न, जो हमें बहुत अच्छा एक इनकम मिल रही है इन क्रॉप्स की वजह से, गवर्नमेंट असिस्टेंस की वजह से हम और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ओके, अब ये यहाँ पे बात कर रहा है, अगर हम इस चीज को कपल करेंगे, हाई रिटर्न कपल विद गवर्नमेंट असिस्टेंस थ्रू वेरियस स्कीम्स एंड फाइनेंशियल एड, अट्रैक्ट द रिच एंड पुअर, ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड पीपल टुवर्ड्स हॉर्टिकल्चर, मतलब रिच भी करना चाह रहे हैं, गरीब भी करना चाह रहे हैं, जो ट्रेंड है वो भी, जो एजुकेटेड है वो भी, उनको अट्रैक्ट कर रहा है। ये क्या अट्रैक्ट कर रहा है, हॉर्टिकल्चर अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न आता है, गवर्नमेंट असिस्टेंस मिल रही है हर एक चीज के लिए। दिस लीड्स टू द यूज ऑफ इंटेंसिव मेथड एंड इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। ये जो हम इतना बेहतरीन कर पा रहे हैं, इसने इंटेंसिव मेथड को और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को जो है वो हेल्प हमारे लिए यूज करने के लिए हमारी मदद की है ना। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हम यूज कर पाए हैं और इंटेंसिव मेथड्स हम यूज कर पाए हैं। इंटेंसिव मेथड मतलब जिसमें बहुत ज्यादा काम की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा वर्क एफर्ट ये सब करना पड़ता है ना। और ऑब्वियस सी बात है, इंटेंसिव एफर्ट होते हैं, लेबर बढ़ती है, ज्यादा लोग काम कर पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और उसी के साथ साथ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है ना, अच्छी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, उससे प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर इन क्रॉप्स भी इंक्रीज हो रही है। अवेयरनेस ऑफ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग मेथड ऑल्सो इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूस। जब अवेयरनेस आती है लोगों में स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, है ना, कि कैसे कैसे प्रोसेस करना है, उसके लिए लोग अच्छी नॉलेज गेन करते हैं, उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल पाती है और अवेयरनेस होती है उनके पास, तो ये सब चीज़ें ना इंक्रीज करती हैं प्रोड्यूस को भी। मतलब अगर हम साफ सफाई अच्छी रखते हैं, स्टोरेज अच्छा करते हैं, उनकी केयर अच्छे से रखते हैं क्रॉप्स की, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोड्यूस होता है वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है और इनकम भी जनरेट होती है। आगे देखते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, क्या क्या हम काम कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं, वो सब चीजें देखते हैं। द हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज ऑफर अ वेराइटी ऑफ जॉब बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। हॉर्टिकल्चर जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ जॉब्स को ऑफर करती है, जो कि डायरेक्ट भी हो सकती हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकती हैं। मेनी जॉब रिक्वायर नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन हॉर्टिकल्चर। इनमें से बहुत सारी जो जॉब्स हैं उसके लिए आपको नॉलेज या आपको ट्रेनिंग, जो आप प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे कि कैसे काम किया जाता है हॉर्टिकल्चर में, वो सब होना जरूरी है। द लेवल ऑफ ट्रेनिंग कुड बी वोकेशनल और एट द कॉलेज लेवल, जैसे आप पढ़ रहे हैं इतनी वोकेशनल एजुकेशन ये भी जरूरी हो सकती है, हो सकता है इससे काम हो जाए, या हो सकता है आपको प्रॉपर कॉलेज लेवल तक पढ़ाई करनी पड़े। ओके, द नेचर ऑफ वर्क में भी इंडोर और आउटडोर। इंडोर भी काम हो सकता है जो आपको सिर्फ लैब्स में रह के काम करना है ना, या फिर आउटडोर भी हो सकता है जहां आपको फार्म विजिट करना पड़ जाए। इंटेंस मैनुअल लेबर और पेपर वर्क इन ऑफिस में भी इन्वॉल्व हो सकता है कि इंटेंस मैनुअल लेबर, बहुत ज्यादा लेबर का काम हो, है ना, या हो सकता है सिर्फ पेपर वर्क ही हो, मतलब इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, इतना लेबोरियस काम नहीं हो। ओके, द फॉलोइंग आर द
आइडेंटिफाइड कैटेगरीज ऑफ जॉब दैट रिक्वायर वेरिंग डिग्रीज ऑफ फैमिलैरिटीज विद हॉर्टिकल्चर। ये कुछ नीचे जॉब्स दी गई हैं, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, जो कि हॉर्टिकल्चर की से रिलेटेड हैं, उससे हॉर्टिकल्चर से हमें ये जॉब प्रोवाइड हो रही हैं। ठीक है, पहले तो हम नर्सरी ऑपरेशन की बात करेंगे। जो नर्सरीज आपके पास होते हैं, आपके घरों के आसपास होंगी या आपके डिस्ट्रिक्ट में होंगी, है ना, बहुत ज़्यादा कई बार नहीं होती जगहों में। देखते हैं नर्सरी मैनेजर, एक उस नर्सरी का मैनेजर होता है जो कोऑर्डिनेट करता है पूरी की पूरी नर्सरी को, है ना, वो नर्सरी का मैनेजर होता है। एक प्रोपोगेटर होता है जो डेवलप करता है अच्छी क्वालिटी के प्लांट। फिर एक होता है फील्ड का सुपरवाइजर जो सुपरवाइज करता है, सिर्फ जो ऊपर ऊपर से देखता है कि हाँ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है ना। मैनेजर तो हुआ, वो वहां मैनेज कर रहा है, वो हर एक काम को देख रहा है, समझ रहा है, काम में हेल्प भी कर रहा है ना। सुपरवाइजर कुछ काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक सुपरवाइज कर रहा है, ऊपर से देख रहा है कि हाँ ठीक है भी कि नहीं, नहीं होगा तो वो मैनेजर को बताएगा, फिर मैनेजर काम करेगा, ऐसा होता है। फिर प्लांट टेक्नीशियन, प्लांट टेक्नीशियन होते हैं एडवाइसेस एंड प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन प्लांट केयर, जो प्लांट की केयर होती है उससे रिलेटेड एडवाइस जो हमें चाहिए या नर्सरी को चाहिए वो हमें देते हैं। ओके। सेल्स पर्सन, अब सेल्स पर्सन क्या है, जो प्रमोशन के लिए या सेल के लिए काम करते हैं। किस चीज की प्रमोशन या सेल, प्लांट की, है ना, वो सेल पर्सन हो गए। अब होते हैं टर्फ ग्रास ऑपरेशन, ये जो ऐसी ऐसी ग्रास दिखती है ना आपको, इसे हम टर्फ ग्रास बोलते हैं, जो घास होती है, जो गोल्फ वगैरह के लिए यूज होती है। जो ये मैट होता है ना, कई जो आर्टिफिशियल होती है, इसको भी टर्फ ग्रास बोलते हैं। और जो ये वाली ग्रास होती है इसे भी हम टर्फ ग्रास बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टर्फ ग्रास ऑपरेशन। लैंडस्केप टेक्नीशियन, पहला हमें इंसान चाहिए जो लैंडस्केप को लैंडस्केप के लिए टेक्नीशियन हो, मतलब कि जो लैंड हमारी है उसे कितना हमने वाइड करना है, क्या उसका डायमेंशन रखना है, कैसे उसे क्रिएट करना है, उस चीज के लिए हमें चाहिए लैंड का स्केप। मतलब लैंडस्केप को मैं ऐसे याद करवाती हूँ, लैंड का स्केप मतलब लैंड का व्यू, है ना, लैंड का व्यू, जमीन कैसी दिखनी चाहिए, कैसा उसका मेजरमेंट होना चाहिए, कैसी डेकोरेशन होनी चाहिए, इसको लैंडस्केप कहते हैं। और लैंडस्केप टेक्नीशियन वही होता है जो इन सब चीजों के लिए हेल्प करता है। ओके। गोल्फ कोर्स आर्किटेक्ट, जो गोल्फ कोर्स बनाता है, प्रॉपर एक गोल्फ कोर्स क्रिएट करता है, उसका एक आर्किटेक्ट होता है। ओके। फिर उसके बाद गोल्फ कोर्स सुपरिटेंडेंट, जो मैनेज करेगा, जो देखेगा कि गोल्फ कोर्स में अगर बच्चे आए हैं खेलने के लिए, आप जैसे बच्चे गए हैं खेलने के लिए, आप बड़े गए हैं खेलने के लिए, तो वो ठीक से खेल रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं उन हर एक चीज को। और उसका एक और काम भी होता है कि वो सुपरवाइज करता है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ, मेंटेनेंस तो हमने देख लिया कि लोग आ रहे हैं उसका ख्याल रखता है, वो हर एक चीज करता है, और कैसे कंस्ट्रक्ट करना है उसका भी ख्याल रखता है। ये भी हो गया जी। अब क्रॉप प्रोडक्शन की बात आती है। फार्म मैनेजर, जो फार्म को मैनेज करता है, हॉर्टिकल्चर के फार्म को, मान ली एक जगह पे क्रॉप उगाई गई है तो उसको जो मैनेज करेगा वो फार्म मैनेजर होगा। क्रॉप ग्रोअर, जो क्रॉप को ग्रो करेगा, जो प्रोड्यूस करेगा वेजिटेबल फ्रूट फ्लावर्स को। आगे फ्लोरिस्ट ऑपरेशन, फ्लोरिस्ट होता है फ्लावर, फ्लावर को हम फ्लोरिस्ट बोलते हैं। फ्लोरिस्ट मतलब फ्लावर से रिलेटेड होता है वैसे, है ना। फ्लोरल डिजाइनर, जो फ्लावर के डिजाइन को, अरेंजमेंट को, हर एक चीज को देखेगा। ओके। स्टोर मैनेजर, जिस जगह पे हम प्लांट को या तो स्टोर कर रहे हैं या जिस जगह पे हमने प्लांट को उगाया है जिससे हमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स मिल रहे हैं, उसको मैनेज करना, सुपरवाइज करना, वो स्टोर मैनेजर करेगा। ओके। या ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि किसी जगह पे फ्लावर्स आपने इकट्ठे करके रखे हैं कि आपको भी उन्हें यूज करना है ना, तो उस जगह को, जहाँ पे जिस स्टोर में या जिस एरिया में आपने वो फ्लावर्स को भी रखा हुआ है फिलहाल, कि आपको अभी नेक्स्ट स्टेप में उसको इकट्ठा करना है, फिर उसको यूज करना है, फिर उससे इनकम जनरेट करनी है, तो वो भी स्टोर मैनेजर हेल्प करेगा। प्लांट रेंटल सुपरवाइजर्स, कई क्या होते हैं, प्लांट जैसे खेत होता है ना फॉर एग्जाम्पल, उसको रेंट पे दे देते हैं, है ना। और फिर एक सुपरवाइजर उस पे अपॉइंट कर देते हैं कि प्लांट में जो भी ग्रोथ आएगी, ओके, वो हम मतलब वैसे करते हैं, मतलब उसको सुपरवाइज कर देता है। जो भी एक एक प्लांट होता है, मतलब प्लांट नहीं, जो एक क्रॉप का एरिया होता है ना जिसमें प्लांट ग्रो करता है, उसको एक रेंट पे दे देते हैं आगे, फिर सुपरवाइजर उस पर अपॉइंट कर देते हैं कि वो उस पर सुपरवाइज करेगा, देख रेख करेगा, ऐसा मैनेज करता है प्लांट एंड पॉट्स को, एंड डज फ्लोरल अरेंजमेंट ऑन रेंट। चलिए एजुकेशन, अब टीचर हैं, ट्रेनर हैं, जो पढ़ाते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में, एजुकेशन देते हैं, चाहे फॉर्मल देते हैं इनफॉर्मल देते हैं, वो भी आते हैं इसमें।
रिसर्चर जो कंडक्ट करते हैं रिसर्चेस, वो भी है। फिर एक्सटेंशन पर्सन है ना, जो इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आते हैं। ओके, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज वो अपने पास रखते हैं और उन्हें आगे लेकर के आते हैं, जनता के पास लेकर के आते हैं, जनता को बताते हैं, लोगों को बताते हैं, हम जैसे कॉमन लोगों को बताते हैं कि कैसे कैसे हम नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, मेथड्स का यूज कर सकते हैं। ओके, आगे आता है इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, ये पढ़ते हैं हम। बिल्कुल, अब हम काफी अपना बेस बना चुके हैं, हमारा अब ये यूनिट काफी ज्यादा हो चुका है ना। चलो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। द हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री हैज स्पॉन्ड अ नंबर ऑफ सपोर्टिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। जो हॉर्टिकल्चर की इंडस्ट्रीज है ना, उसने डेवलप किया है बहुत सारी अदर सपोर्टिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज को। ठीक है, स्पॉन्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना या डेवलप करना, है ना। हैज स्पॉन्ड अ नंबर ऑफ सपोर्टिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज। क्या क्या है वो? डेवलपर और प्रोड्यूसर में हम बात करते हैं एग्रोकेमिकल, एग्रीकल्चर से रिलेटेड केमिकल को एग्रोकेमिकल कहते हैं। द हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन अ वेराइटी ऑफ केमिकल इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड ग्रोथ हार्मोन्स। जितनी भी हॉर्टिकल्चर की इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है केमिकल्स पे। उनमें फर्टिलाइजर आते हैं, है ना, ये यहाँ पे फर्टिलाइजर्स आते हैं, पेस्टिसाइड्स आते हैं, ग्रोथ के हॉर्मोन्स आते हैं जो प्लांट को इंजेक्ट किए जाते हैं। इन सबको हम एग्रोकेमिकल्स कहते हैं। याद रख सकते हो, एग्रोकेमिकल्स एग्रीकल्चर के केमिकल्स, है ना। आगे फार्म मशीनरी, जितनी भी मशीन्स होती हैं हमें यूज करनी पड़ती है हार्वेस्टिंग के लिए या अदर चीजों के लिए। मशीनरी, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द लैंड, प्लांटेशन, कल्टीवेशन, स्प्रे, हार्वेस्ट, स्टोर एंड पैकेजिंग। इन सब चीजों के लिए, प्लांटेशन करने के लिए, लैंड प्रिपेयर करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, स्प्रे, हार्वेस्ट, हर चीज के लिए मशीनरी, टूल्स, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। इंजीनियर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट द टूल एंड मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स। इंजीनियर क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं एंड कंस्ट्रक्ट करते हैं टूल्स को और मशीन्स को रिक्वायर्ड फॉर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की एक्सटेंसिव और इंटेंसिव जो है ग्रोथ के लिए, है ना, बहुत सारे टूल्स डिजाइन किए जाते हैं इंजीनियर्स के द्वारा। अब आप सोचेंगे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में फर्क क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये दो ना थोड़े कई बार डिफिकल्ट लगते हैं। इंटेंसिव ग्रोथ क्या होती है और एक्सटेंसिव ग्रोथ क्या होती है। इंटेंसिव पहले हम जानते हैं। इंटेंसिव ग्रोथ का मतलब होता है ना, एक छोटे से एरिया में, इतने से एरिया में बहुत लार्ज आउटपुट हमें चाहिए। अगर बहुत ज्यादा आउटपुट चाहिए, बहुत ज्यादा लेबर चाहिए, हाई लेबर, हाई आउटपुट चाहिए, और जो एरिया है वो कम है ना। ये होता है, मतलब कि छोटे एरिया में अगर हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करनी है उसे हम इंटेंसिव कहेंगे। एक्सटेंसिव किसे कहेंगे? इसका उल्टा, हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है, थोड़ी थोड़ी चाहिए हमें बस प्रोडक्शन। ठीक है, ज्यादा मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इतनी चाहिए नहीं, थोड़ी थोड़ी सी चाहिए, वो हम कर लेंगे। इधर तो बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा चाहिए, इधर लेबर भी कम चाहिए। ओके, एरिया बहुत ज्यादा होता है, ये सब चीजें हैं। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। इंटेंसिव एक्सटेंसिव आपको समझ आ गया। इंटेंसिव का मतलब होता है कि बहुत ही छोटे एरिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करनी है। एक्सटेंसिव का मतलब है एरिया काफी बड़ा है तो प्रोडक्शन और ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी, है ना। हमें जानबूझ के किसी एरिया में, मतलब हमें ज्यादा ग्रो नहीं करना है, वैसा है। पर इंटेंसिव में हमारे पास कम एरिया है, हमें कम एरिया में बहुत ज्यादा ग्रो करना पड़ेगा। एक्सटेंसिव में उल्टा होता है कि बहुत ज्यादा एरिया, आराम से ग्रो करते हैं, जितना कर सकते हैं मजे मजे से करेंगे, ज्यादा प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं। Horticulture products need to be transported from the areas of production to the nearby and distant market. जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हम उगाते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है एरिया ऑफ प्रोडक्शन से जहां वो प्रोड्यूस की गई, टू नियर बाय एंड डिस्टिंक्ट मार्केट, जहां वो प्रोड्यूस की गई वहां से लेके डिस्टेंट दूर की मार्केट तक या नियर बाय मार्केट तक, एंड अल्टीमेटली टू कंज्यूमर, और फाइनली वो कंज्यूमर तक पहुंचती हैं, हम आप तक पहुंचती हैं, है ना। हम मैंगोज खा पाते हैं या फिर हम ग्रेप्स खा पाते हैं इस वजह से, बिकॉज ऑफ देयर हाईली पेरिशेबल नेचर,
पेरिशेबल नेचर का मतलब होता है जो कि खराब हो जाती है कुछ टाइम बाद, है ना। कुछ फ्रूट्स या कुछ वेजिटेबल्स आप देखेंगे, कुछ क्या मैक्सिमम देखेंगे कि वो कुछ टाइम बाद खराब हो जाती है, सड़ जाती है ना। उसे हम पेरिशेबल नेचर कहते हैं, जो कुछ टाइम बाद खराब हो जाएंगे। तो बिकॉज ऑफ देयर पेरिशेबल नेचर, फ्रूट और वेजिटेबल का जो पेरिशेबल नेचर होता है, एंड इन ऑर्डर टू रिटेन देयर क्वालिटी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उनकी क्वालिटी को जो हमें मेंटेन करना पड़ता है ना, उसके लिए हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स रिक्वायर स्पेशल केयर एंड हैंडलिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल पेरिशेबल नेचर के हैं, खराब हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो क्या होता है कि उनकी क्वालिटी को रिटेन करने के लिए, कि वो बहुत लंबे टाइम तक चल पाए, खराब ना हो बहुत जल्दी, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है और उसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ता है। ये रिक्वायर करता है स्पेशल पर्सनल टू लुक आफ्टर दिस एस्पेक्ट। इसके लिए स्पेशल पर्सनल चाहिए होते हैं, कुछ बहुत स्पेशल लोग होते हैं जो इसकी नॉलेज रखते हैं इस काम को करने के लिए। आगे देखते हैं। नाउ what have you learned, क्या लर्न किया आपने। now I am able to understand what is horticulture and its importance। horticulture की क्या इंपॉर्टेंस है, मुझे इसके बारे में पता लगा। अंडरस्टैंड द प्रेजेंट स्टेटस एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में प्रेजेंटली हॉर्टिकल्चर का क्या स्टेटस है, क्या प्रोस्पेक्ट है, हमें उसके बारे में पता लगा। ओके, नो अबाउट न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसके बारे में पता लगा। अब प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी ने आपको बताई, एक्टिविटी 1। ओके, मैं आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी अभी, बस इसको भी हम समझ लेते हैं कि क्या है। प्रिपेयर अ पोस्टर और अ चार्ट डिपिक्टिंग द न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बताते हुए एक अच्छा सा चार्ट या वैसा कुछ बनाना है, जिसमें हमें मटेरियल रिक्वायर्ड होगा स्टिकर, कलर पेंसिल, पेपर, पेपर क्लिप, जो भी आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या करना है आपको, कलेक्ट करना है या कट करनी है पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल। मैं ये बोलूंगी कट मत करो, सॉरी कलेक्ट मत करो, बस ऐसे ही आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना, सिंपल सा ब्यूटीफुल सा तरीके से, कुछ ऐसे ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, ब्यूटीफुल सा आप खुद ही ड्रॉ कर लो हल्का फुल्का सा। पर अगर आपका मन है तो आप प्रॉपर कटिंग करके भी उसमें लगा सकते हो फॉर अ चार्ट परचेज फ्रॉम अ मार्केट, है ना। चार्ट पेपर को आपने फिक्स करना है ड्राइंग बोर्ड पे, अपने प्लेन सरफेस पे, बोर्ड पिन्स की हेल्प से बॉर्डर को आउटलाइन करना है। मतलब आपने चार्ट बनाना है बस इस तरह का कुछ, ये मैं आगे नहीं पढ़ रही, है ना। मेक द कॉलम, पेस्ट द पिक्चर ऑफ फ्रूट वेजिटेबल, फिल इन द फलाना फलाना, ये नहीं मैं पढ़ रही हूँ। मतलब सिर्फ ये है कि आपको इस तरह से फॉर्मेट बना के एक चार्ट डिजाइन करना है, ठीक है। ये आपका एक्टिविटी नंबर 1 है, मैंने आगे बताया है, आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद एक्टिविटी 2 है इनलिस्ट द मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रोन इन योर लोकेलिटी। इसमें आपको ब्रांचेस ऑफ लीव, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, स्टिकिंग टेप्स, ये सब चाहिए। लीव्स को कलेक्ट करना है, फ्रूट वेजिटेबल क्रॉप विसिनिटी, ये सब करना है, ट्रेस करना है, फिर उनको, है ना, फिर उनको ये सब चीजें करनी आगे बताऊंगी मैं। दिस विल रिमूव मॉइस्चर, क्या रिमूव मॉइस्चर करेगा, चलो ये पढ़ लेता है। कवर इट विद अनदर न्यूज़पेपर एंड कीप इट अंडर अ हैवी हैवी थिंग फॉर अ फ्यू डेज। मतलब क्या होता है ना, आपको जो लीफ है जिसका आप कलेक्शन करेंगे, आपको उस लीफ को ड्राइड प्रेस करना है ताकि उससे मॉइस्चर कंटेंट निकल जाए, है ना। एंड दे विल बिकम पार्शियली ड्राई। स्टिक द स्पेसिमेन विद द हेल्प ऑफ स्टिकिंग पेपर ऑन द A4 शीट, लेवल द स्पेसिमेन। ये एक्टिविटी मैं आपको आगे करके बता देती हूँ, फिर ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये देखो ऐसा कुछ, आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एज इट इज, ये आप डायग्राम एज इट इज ही बना सकते हो। मतलब मैंने आपको कहा ना कि आपको पिक्चर वगैरह वो चिपकाने की, काट के चिपकाने की जरूरत नहीं है, ऐसे खुद छोटा मोटा सा बना सकते हो, जिसका आपको लगे कि इस फ्रूट्स की ये नहीं बन रही मुझसे, या ये नहीं बन रहा है, या ये वाला फ्रूट नहीं बन रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी आप फोटो चिपका लेना। और एग्जैक्टली आप यही एक चीज का स्क्रीनशॉट लगा के ये भी आप बना सकते हो उस एक्टिविटी के लिए। ओके, नेक्स्ट जो आपको बताया गया था ड्राई प्रेस करके आपको वो सब बनाना है, उसके लिए आप ये कर सकते हो। मैं एक मिनट थोड़ा ये कर लेती हूँ शॉर्ट, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इजीली सारा दिख रहा होगा, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एज इट इज, आप यही दिखा सकते हो अपने मैम को बना के, क्योंकि यही आपको एक्टिविटी दी गई थी, इस तरह का आपको बनाना था। ओके, स्क्रीनशॉट लेके आप ऐसा बना सकते हो। एक बार जूम करके भी बता देती हूँ। मैंगो है ये, गुआवा, सिट्रस, पोमोग्रेनेट, पपाया, कोरिएंडर, फेनुग्रेक, ये सारे सारे हैं, ठीक है। मैंने आपको दोनों एक्टिविटी बता दी। अब करते हैं चेक अपनी प्रोग्रेस को, जो जो हमने पढ़ा हमें कितना याद हुआ, कैसे
कैसे क्या क्या हमने समझा। चलिए, इंडिया रैंक सेकंड इन द फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, है ना, सेकंड है इसका आंसर। फिर लैटिन वर्ड हॉटस का क्या मतलब होता है, गार्डन मतलब होता है उसका, कल्टीवेशन का मतलब होता है, ओह कल्चूरा होना चाहिए था यहाँ पे ना, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे कल्चुरा लिख देना बेटा, कल्टीवेशन नहीं है, कल्चुरा होगा इधर, ओके, कल्चुरा मीन्स कल्टीवेशन। फिर डैश क्रॉप्स आर ऑफ हाई वैल्यू बट लेबर इंटेंसिव, हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स हैं हाई वैल्यू की पर लेबर इंटेंसिव। इंडिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओकरा, इसका आंसर भी है इंडिया रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ बनाना। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक मैंगो टी कोकोनट कैन बी ग्रोन ऑन वेस्टलैंड्स, वेस्टलैंड्स पे आप उनको ग्रो कर सकते हैं, इसका ख्याल रखना बस, इस पे कल्चुरा कर देना, कल्टीवेशन मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया था, ओके। टाइपिंग करते वक्त शायद मैंने कल्चुरा लिखना था, मैंने कल्टीवेशन ही लिख दिया, आई एम सो सॉरी, ओके। फिर डिफाइन हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर एक ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है जो डील करती है कल्टीवेशन के, प्रोडक्शन के, इम्प्रूवमेंट के और प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के, किस चीज के लिए, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल के लिए, फ्लावर्स के लिए, स्पाइसेस के लिए, इन सब चीजों के लिए, ठीक है, इसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। आप एग्जैक्ट ये आंसर्स भी लिख सकते हो क्योंकि यही है, मतलब उसके आप स्क्रीनशॉट लेके एग्जैक्ट ये भी लिख सकते हो। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पास, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करता है और वेजिटेबल प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, फार्मर की इनकम को इंक्रीज करता है, और एक्सप्लेन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उसको बताइए, एक्सप्लेन करिए। हॉर्टिकल्चर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन नर्सरी, नर्सरी में एम्प्लॉयमेंट देता है ना, फ्रूट एंड वेजिटेबल हमें हमें कैसे ग्रो करना है, हम खुद के लिए ग्रो कर सकते हैं, बेचने के लिए ग्रो कर सकते हैं, इकोनॉमी में उससे हम मदद करेंगे, ओके। फार्मिंग कैसे करनी है, फ्लोरिकल्चर कैसे करना है, लैंडस्केपिंग, मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम कल्टीवेशन ना बहुत बड़ा एक सेक्टर है बेटा अपने आप में, तो उसमें भी मदद करता है। फूड कैसे प्रोसेसिंग होगी, फूड प्रोसेसिंग के बारे में मैंने बताया, जैसे पपाया है तो पपाया का हम जैम बना लेते हैं तो उसे फूड प्रोसेसिंग करना कहेंगे। पैकेजिंग, स्टोरेज, स्टोरेज कैसे करना, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। इट ऑल्सो ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज थ्रू किचन गार्डन, हम अपने ही गार्डन में, छोटे से घर में बनाए हुए गार्डन में उगा सकते हैं इन सब वेजिटेबल्स को, और नर्सरी का बिजनेस भी कर सकते हैं, ये सब चीजें होती हैं, ओके। हमने अपना सेशन नंबर 1 खत्म कर लिया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से शुरू करेंगे, इतना हमारा डन है, ओके। यहाँ से अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट, तो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा, हमारा सेशन नंबर 1 जो था सारा आपने अच्छे से पढ़ा होगा, सब आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी सवाल हो, कुछ भी क्वेश्चन हो जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, समझने में डिफिकल्टी हो रही हो, उसे आप पूछ सकते हो। अरीका नट, क्राइजेंथेमम, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, बेसिक आपने सब पढ़ लिया है, आगे कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बिलीव मी, बहुत आसानी से आप वीडियो को देखते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, ओके। तो अब आपको क्या करना है, नोट्स अगर आपने बनाए हैं अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो आप एक बार देख सकते हैं, फिर से एक बार थोड़ा गो थ्रू कर सकते हैं कि हमने ये पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेशन 1 शुरू किया, फिर फीचर्स देखे, क्या क्या इंपॉर्टेंस थी ये देखा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स प्रेजेंट डे क्या स्टेटस है इनका, इसके बारे में थोड़ा जाना, ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन रीजन है, ओके। यहाँ पे हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आसानी से उगा सकते हैं, हमने ये बताया कि फ्रूट्स वेजिटेबल को इधर इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बताया, याद करने की जरूरत नहीं है, बस देख लिया हमने। एरिका नट के बारे में, ट्यूबरोज के बारे में, क्राइजेंथेमम क्या है इसके बारे में हमने देखा, फिर प्रोस्पेक्ट देखा, और आगे क्या क्या किया हमने, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, फिर उसके बाद एंड में हमने ये एक्टिविटी देखी, ये एक्टिविटी क्या है और ये इनके आंसर्स थे, साथ में ये एक्टिविटी थी, ये आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया होगा और ये वाला स्क्रीनशॉट आपने यहाँ से लेके इसको कर लिया होगा, ओके। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में कुछ हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा आप पूछ सकते हैं मुझसे, कुछ भी आपका सवाल है बेटा आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूं, और चैनल के साथ बने रहिए, हम ये पूरी सीरीज करेंगे, आगे जितने भी आपके पार्ट्स पूरे प्रोजेक्ट में बचे हैं हम सब कवर करेंगे, सारा प्रैक्टिकल पोर्शन, आपकी जो फाइल बनेगी कैसे बनेगी, हर एक चीज इसमें कवर करवाया जाएगा, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, आगे की वीडियोस देखनी है,
और नोट्स बनाने, अच्छे से पढ़ाई करनी है, पेपर होगा क्योंकि तो अच्छे से तैयारी भी अच्छे से करनी है उसकी। तो चले अब वीडियो को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और आई होप आपको समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना लेक्चर कैसा लगा और कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो लेक्चर के साथ आपको कैसा एन्जॉयमेंट रहा, कैसी चीज़ें समझ में आई, हर एक चीज़ के बारे में बताइएगा और एट द एंड बने रहना, आगे की वीडियो ज़रूर देखना। तो चलो बस मैं एंड करती हूँ। टिल देन टेक केयर और नेक्स्ट की वीडियो सारी ज़रूर देखना, अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर करना और अपना बहुत-बहुत ख्याल रखना। ओके, टेक केयर, गुड बाय।